नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, ये पेपर पूरा उत्तर सहित मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप जैसे लाखों विद्यार्थियों को फायदा हो सके और आप अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण हो। हमारा यही प्रयास है और बिल्कुल इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चुनाव करें। इसके अंतर्गत पहला देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे बनाने का काम सौंपा था, यानी किसको हिंदुस्तान का मैप बनाने का काम दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स रेनेल को। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने 1767, 1757, 1765, 1775। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कब हुआ था। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श 1859 में नील विद्रोह हुआ था, यानी 1857 की क्रांति हुई, ठीक उसके 2 साल बाद में नील विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक आगे शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः नया बन सकता है, तो उसे कहते हैं नवीकरणीय। जैसे कि सौर ऊर्जा, बिल्कुल ये नया बन सकता है, आज अपन उपयोग करेंगे कल और नया मिल जाएगा। पवन ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय है। और फिर उसके बाद में जल विद्युत, ये भी नवीकरणीय है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जल से विद्युत भी बना सकते हैं, बार बार जल का उपयोग अपन कर सकते हैं और उससे विद्युत बना सकते हैं। उसी तरह से सौर ऊर्जा का भी उपयोग बार बार कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। 1946, 1947, 1948, 1949। तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर 1946। अगला प्रश्न है, जर्मनी में हिटलर के अत्याचार किए थे, यानी जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किए थे, किसके ऊपर किए थे ये आपको बताना है। हिंदुओं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर है। तो इसका सही आंसर होगा हिटलर है, इसने यहूदियों के ऊपर अत्याचार किए थे। ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। पहली खाली जगह है, भारतीय संविधान में खाली जगह की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था की गई है, मौलिक अधिकारों की। तो यहाँ पे आपको लिखना है मौलिक अधिकारों। दूसरा रिक्त स्थान देखिए, विधायिका में हमारे खाली जगह प्रतिनिधि होते हैं। तो विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ पे निर्वाचित आपको लिखना है। निर्वाचित का मतलब है जिनको अपन ने वोट देके, अभी हाल ही में वोट हुए थे, तो जिनको वोट देके अपन ने जिताया है वही विधायिका में जाके बैठते हैं। अगला है, समानता का अधिकार एक खाली जगह अधिकार है। तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, मौलिक है। तो इसमें आपको मौलिक लिखना है। अगला रिक्त स्थान है, खाली जगह से ही शुरुआत हो रही है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री लिखना है आपको। अगला है, भारत में सभी लोग की नज़र में बराबर होंगे, किसकी नज़र में, कानून की। तो यहाँ पे कानून भरना है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की। तो इसका सही आंसर होगा सन 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो आपको याद रखना है 1498, और कौन था, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, इसने सबसे पहले भारत की खोज की थी। अगला है, नील विद्रोह का समर्थन किस किसने किया, यानी नील विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था 1859 में। तो नील विद्रोह का समर्थन है वो किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा, नील विद्रोह का समर्थन नील किसान, गांव के मुखियाओं और स्थानीय जमींदारों ने किया था, क्योंकि ये सभी हैं इन अंग्रेजों से पीड़ित थे। अगला प्रश्न है, झूम खेती किसे कहा जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा झूम खेती। घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस खेती में जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर कृषि की जाती है। इसमें वनों को काटकर या जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं। अपन कह सकते हैं झूम खेती, मान लो ये जंगल है और इस जंगल के इस वाले भाग को काट के जला के साफ करके फिर यहाँ पे खेती करते हैं। 3-4 साल तक यहाँ पे खेती करते हैं। जैसे ही इस जमीन की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तो इस जगह को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं और यहाँ पे ऐसे ही पेड़ों को काट के खेती करते हैं। तो इसे कहते हैं झूम खेती। अगला प्रश्न है संसाधन संरक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधनों का सतर्कतापूर्वक यानी सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण यानी नया बनने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि का खराब होना। निम्नीकरण का मतलब होता है खराब होना। तो भूमि किस किस कारण से खराब हो रही है? तो पहला देखिए वनों का उन्मूलन यानी वनों की अत्यधिक कटाई के कारण। दूसरा है कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग यानी खेतों के अंदर अपन क्या करते हैं कीटनाशकों का दवाइयों का उपयोग करते हैं, तो इससे भी भूमि खराब होती है। अगला प्रश्न है पारितंत्र किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा समस्त जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर आधारित एवं निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को ही पारितंत्र कहते हैं। विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। अगला प्रश्न है सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग है, ध्यान रखना है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये सरकार के 3 अंग हैं। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है किसी एक धर्म के वर्चस्व को समाप्त करना। अगला प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न है यानी प्रत्येक प्रश्न है आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। देश के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसका गठन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा देश के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है। कौन है विद्यार्थियों? संसद। संसद में कानून बनाया जाता है जिसे विधायिका भी कहा जाता है। इसका गठन 2 सदनों से राज्यसभा और लोकसभा द्वारा होता है। देश का राष्ट्रपति भी इसका अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न देखिए घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है जब परिवार का कोई पुरुष घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या फिर मारपीट करता है तो ऐसी स्थिति घरेलू हिंसा कहलाती है। अगला प्रश्न है हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा ये प्रश्न पक्का आएगा विद्यार्थियों। किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज के मुख्य धारा से अलग कर देना या अलग हो जाना हास्याकरण कहलाता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज के कुछ समुदाय अथवा एक ही समुदाय के कुछ समूह निम्न सामाजिक स्तर जीवन स्तर जीते हैं। वे शैक्षिक व अन्य संसाधनों तक भी अपनी पहुंच नहीं बना पाते हैं, यानी उनको उस मुख्य समाज से अलग कर देते हैं। न तो उन तक ठीक से शिक्षा पहुंच पाती है और न ही उन तक ठीक से अन्य जो सुविधाएं हैं वो पहुंच पाती हैं और इस कारण से उनका जीवन है वो बहुत खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 हुरडा सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था, हुरडा भीलवाड़ा में। इनके बारे में आपको लिखना है या फिर अथवा मिल जाएगा हुरडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया है। जो आपका हमारा राजस्थान बुक है उससे ये प्रश्न लिया गया है। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों में अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सेल जिसमें खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। धात्विक खनिजों में अयस्क सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के समूह में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न है ये सारे के सारे निबंधात्मक प्रश्न हैं। इसमें देखिए 16वां प्रश्न जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं हैं? तो इसका उत्तर बड़ा है लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ फटाफट। स्कॉटलैंड निवासी जेम्स मिल ने 1817 में भारतीय इतिहास को
हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालखंडों में बाँटा था और एक किताब लिखी ब्रिटिश भारत का इतिहास, यानी ये ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो जेम्स मिल ने कौन सी किताब लिखी थी? ब्रिटिश भारत का इतिहास। अंग्रेजी में बोले तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बाँटा? 3, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसमें क्या समस्याएं थी? देखिए, कालखंडों का ये आवंटन धर्म आधारित था, जो कि उचित नहीं है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश धर्म आधारित इन्होंने कहा है, ये उचित नहीं है। इतिहास के किसी भी दौर को धर्म आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी धर्म एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि ये तीनों ही चल रहे थे, और भी तो धर्म चल रहे थे। इसलिए किसी भी इतिहास के दौर को धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते हैं। प्राचीन भारत में सभी शासकों का एक धर्म नहीं था। इतिहास के विभाजन के इस आधार का उद्देश्य लोगों में फूट डालना था। क्या था? फूट डालना। यानी बहुत बड़ा चालाक था जेम्स मिल। मिल ने अंग्रेजी शासन को प्रगति प्रगति और सभ्यता का प्रतीक माना। मिल ने क्या कहा कि अंग्रेजों का शासन है वो प्रगति का और सभ्यता का प्रतीक है, यानी आगे बढ़ने वाला, सभ्यता वाला प्रतीक है, तथा इससे पहले शासकों का को जातिवाद, अंधविश्वास से पूर्ण ये उनकी औपनिवेशिक मानसिकता का ही परिचायक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो इनका उत्तर बड़ा है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। अथवा में मिल जाएगा, रेत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? ये दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम और अर्धवार्षिक दोनों की दृष्टि से। इनका भी उत्तर बड़ा है, आपको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, स्थानांतरित झूम कृषि किस प्रकार की जाती है, समझाइए। दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। फिर उसके बाद में अंतिम प्रश्न है कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है, अच्छे से समझाया है, और यही प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। ऐसे ही और पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए वो जरूर आप कमेंट करके बताएं, आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।